अगर आप 1980-90 का देखिए, बिहार का, बंगाल का जो बूथ लूटा जाता था, जो बैलेट बॉक्स डाल दिया जाता था, वो कौन सी गर्मा के तहत होता था? कैलकुलेटेड आपको नहीं लगता है? कैलकुलेटेड, इंड्यूस्ड, आप देखिए, बाहर से फोर्स्ड, मुझे प्रोमोटेड, पैम्पर्ड। नहीं, प्रमोटेड आप बिल्कुल सही किया आपने, पैम्पर्ड भी बिल्कुल सही शब्द है कि भाई भाजपा ये चाहती है। संघ ने भी ये कहा था कि भाई हमें देश को बचाना है तो भाई आप कांग्रेस को वोट दो। ये जो अब खेती खराब वाली बात जो बोले हैं ना, ये टीएमसी की भी खेती खराब हो गई, जिसके कारण एमपी टूट रहे हैं। ये शिवसेना की पहले खेती खराब हुई, फिर यूटी टू भी जो है उबाटा, उसकी जो है वो खेती खराब हो गई है। तो जब खेती खराब हो रही है तो किसान तो अपना माल लेके भागेगा ना कहीं। नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टॉक इट आउट। आज हम बात करेंगे देश की समसामयिक राजनीति पर नीलू रंजन से। नीलू रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं लंबे वक्त से। लंबे समय से भारतीय राजनीति, खासकर भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठनात्मक और वैचारिक पक्ष को करीब से कवर कर रहे हैं। राजनीतिक घटनाओं की गहरी समझ रखते हैं, तथ्यों पर मजबूत पकड़ रखते हैं और बारीक विश्लेषण उनकी पहचान है। देश दुनिया के मुद्दों पर उनकी पैनी नज़र रहती है। समसामयिक राजनीति को केवल खबर के तौर पर नहीं, बल्कि उसके व्यापक सामाजिक और लोकतांत्रिक संदर्भों में भी देखते हैं। सरल और प्रभावशाली भाषा में जटिल राजनीतिक विषयों को समझाने की उनकी शैली उन्हें एक भरोसेमंद और गंभीर पत्रकार के तौर पर स्थापित करती है। नीलू जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। कहाँ से शुरुआत करें? सवालों का एक पुलिंदा हमारे पास है। अभी की राजनीति, खासकर पिछले 6 महीने की, मतलब प्री बंगाल और पोस्ट बंगाल, बहुत बेचैनी है राजनीति में, बहुत बेचैनी है। आरोप प्रत्यारोप हैं, घुटन है, राजनीतिक परंपरा को लांघ कर चलने की बात चल रही है दोनों तरफ से। आप कैसे शुरू करते हैं इसको? देखिए, सिर्फ बंगाल से बेचैनी नहीं है ये बेचैनी जो शुरू हुई महाराष्ट्र और हरियाणा के रिजल्ट से। और जो 2024 में ये लग रहा था कि जैसा कि जयराम रमेश बार बार कहते थे कि 1/3 पीएम बना दिया हमने और 240 में सिमटा दिया, है ना, करिश्मा खत्म है। और एक तरह से पेश कर रहे थे कि जैसे कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत हुई है, 99 सीटें ले आए। तो जो रिजल्ट रहा था हरियाणा का, जो रिजल्ट रहा था महाराष्ट्र का, वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं से आसानी से कांग्रेस आ रही है, या महायुति महाराष्ट्र में आ रही है। और यहाँ चुनाव के एक दिन पहले तक तो लग ही रहा था, सबको लग रहा था ये था, और रिजल्ट हो गया उल्टा। तो ये एक शॉक जो है ना कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ, वो जो शॉक था वो वहां लगा। और उसके बाद जो चीजें आई कि भाई वोट चोरी हो गई, इन्होंने वोट बना दिए, इन्होंने यहाँ कर दिया और नए वोट बना दिए, पुराने काट दिए, फर्जी वोट उसमें शामिल किए, ये तमाम चीजें आरोप लगने शुरू हुए। अब वो जीत जब दिल्ली में आ गई तो ज़्यादा बड़ा झटका था, क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसे एक अपोजिशन की बड़ी पार्टी थी, नई पार्टी थी, उसके ऊपर कोई बैगेज भी उस ढंग से नहीं है, यूथ को अट्रैक्ट करने वाली पार्टी थी। वो जब हार गए, अरविंद केजरीवाल हार गए, तो ये और बड़ा झटका था जी। फिर लगा कि बिहार में कुछ हो सकता है, क्योंकि बिहार में तो 20 साल से सरकार है नीतीश कुमार की, एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ पे अगर सब रूल वो तो सबसे आसान चुनाव साबित हुआ इनके लिए, सबसे आसान हुआ। पश्चिम बंगाल लगा कि भाई ममता तो किला ढहेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ममता तो स्ट्रीट फाइटर हैं, वहाँ पे बिल्कुल है, भाजपा का कोई संगठन नहीं है, वो भी ढह गया। तो ये एक जो मतलब शौक जो है ना, वो एक विपक्ष में भी है, बाकी लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जो आरोप लग रहे हैं, पहले भाजपा जीतती रही तो वो लगा कि भाई ईवीएम में हेराफेरी है, वो कहीं कोई साबित कर नहीं पाया, मतलब आज तक कोई नहीं कर पाया कि, और हैकाथॉन वगैरह चलाया इलेक्शन कमीशन ने कि भाई आओ और करके दिखा दो, वो कोई गए नहीं। तो वो धीरे धीरे वो खत्म हो गया। जो वोट चोरी वाला मामला था वो एसआईआर के थ्रू
वो एक अलग हुआ कि भाई हम वही तो काम कर रहे हैं कि जो गलत वोट हैं उसमें उसको हटा रहे हैं, डुप्लीकेट हो, बाहर चले गए हो, जो भी हो, मर गए हो, तो उनको हम हटा रहे हैं, वही काम करें जो आप उठा रहे हो। तो कोई इशू पकड़ नहीं पा रहा है। ये एक मतलब राजनीति का एक ऐसा फेज है ये कि विपक्ष के पास आज की तारीख में मैं कहूं कि ये इशू बहुत बड़ा है। नहीं नीरू भाई, हम लोग विषय से भटक जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको नैरो डाउन करता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने का अपना एक ग्रामर होता था, उसका एक नियम होता था। महाभारत में भी एक नियम था कि साहब आज शाम हो गई है तो शाम के बाद लड़ाई नहीं होगी। राजनीति में भी पहले जो शुचिता थी, एक गरिमा थी, एक लकीर खींच के रखते थे, वो सब ब्लर हो गया है कहीं ना कहीं से। कोई ग्रामर नहीं बचा है। कोई किसी की कॉलर पकड़ ले रहा है। कॉलर पकड़ने से मेरा मतलब हुआ वाद विवाद या जो भी कहिए, किसी भी हद तक जाने के लिए। बंगाल चुनाव के बाद पिछले 6 महीने से ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति में कोई नियम काम नहीं करेगा, कोई लिहाज काम नहीं करेगा, कोई सम्मान काम नहीं करेगा। आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता? नहीं 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 पिछले नहीं 6 नहीं महीने नहीं 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 आप गलत ढंग से उसको देख रहे हैं। आप अगर आप 1980-90 का देखिए, बिहार का, बंगाल का जो बूथ लूटा जाता था, जो बैलेट बॉक्स डाल दिया जाता था, वो कौन सी गर्मा के तहत होता था? जो इतने हिंसा होती थी वो किस गर्मा का पार्ट था? 2021 में जो इतने हिंसा हुई मतलब पश्चिम बंगाल में, वो कहीं से गर्मा में नहीं था। अगर उस रूप में देखें तो इस बार हिंसा नहीं हुई है। हाँ, ये एक बात जरूर ये है कि जो पार्टियां टूट रही हैं, अब सीधे सीधे फायदा तो फिलहाल भाजपा को दिख रहा है, सरकार को दिख रहा है, क्योंकि उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए संविधान संशोधन विधेयक पास करवाने के लिए, ताकि परिसीमन लागू हो सके और महिला आरक्षण लागू हो सके। तो फायदा उसको दिख रहा है, तो ये तमाम आरोप लग रहा है कि भाजपा करवा रही है। लेकिन जो पार्टियों में विद्रोह है वो तो अभिषेक को लेके है टीएमसी में। उसमें भाजपा के प्रति कोई लगाव की बात तो है नहीं। ममता के खिलाफ भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो तो अभिषेक के पर ये खिलाफ। कैलकुलेटेड आपको नहीं लगता है? कैलकुलेटेड, इंड्यूस्ड, देखिए, बाहर से फोर्स्ड, मुझे प्रोमोटेड, पैम्पर्ड। नहीं, प्रमोटेड आप बिल्कुल सही किए आपने। पैम्पर्ड भी बिल्कुल सही शब्द है कि भाई भाजपा ये चाहती है कि टूट जाए, क्योंकि अगर नहीं चाहती तो भूपेंद्र यादव क्यों मिलते? ओपनली मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जो टूट रहे हैं उनका संरक्षण मिला हुआ है और उनको रास्ता भाजपा दिखा रही है, क्योंकि भाजपा को फायदा हुआ है। लेकिन जब हम ये कह देते हैं कि भाजपा ये कर रही है, तो वैसे ही तत्काल जिस ढंग से ममता बनर्जी पार्टी चला रही थी, अभिषेक बनर्जी को जिस ढंग से उन्होंने 36-37 साल के लड़के को पूरा दे दिया था, 4-4, 5-5 बार के जो एमपी हैं, 6 बार के जो एमपी हैं, वो वहां रिपोर्ट कर रहे थे, उनको कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, है ना? तो ये गलती को आप माफ कर देते हैं, वो आप व्हाइट वॉश करते हैं कि नहीं उन्होंने तो उनकी गलती नहीं थी जी, जो है बीजेपी की है। मेरा ये मानना है कि जो विपक्ष में जो गलतियां थी, उन गलतियों का फायदा भाजपा उठा रही है। नहीं, पर भाजपा तोड़ने पे आमादा है, तोड़ रही है, तोड़ना चाह रही है, सफल है। हाँ बिल्कुल भाई, सारी बातें सही हैं। ऐसा है कि फॉल्ट लाइन आप में है, दरार है आप में, उस दरार का भाजपा फायदा उठा रही है। क्योंकि भाजपा को देखिए, बड़ी लड़ाई है ये एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। परिसीमन जो है, डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा काम है, और खास तौर पे इस बार का जो डिलिमिटेशन होगा वो देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा अगले कई दशकों तक। हो सकता है कि 100 साल तक कर दे दिशा दशा तय, क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अब कम हो गया है, लगभग स्थिरता की ओर जा रहा है 10-20 साल में, और जब तक डिलिमिटेशन की जरूरत आएगी तब तक पता चला कि पॉपुलेशन तो और गिरना शुरू हो गया, है ना? तो कोई सीटें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, पर डिलिमिटेशन के लिए आप किसी पार्टी में इतना तोड़ फोड़ करके, मतलब ऐसा नहीं, कोई मर्यादा राजनीति में रहेगी, लिहाज रहेगा, सम्मान रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, मैं तो यही कर रहा हूँ, मर्यादा की जब बात कर रहे हैं तो पहले भी जो चीजें हो रही थी वही सही नहीं थी, वो सही नहीं थी। हाँ। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि मर्यादा में ये जो फॉल्ट लाइन अपने अंदर है, अब मान लो कि टीएमसी का तो उनके यहां अभिषेक बनर्जी के कारण हुआ, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में जो टूट हो रही है,
अब वो टूट जो है ये दोबारा हुई है, पहले तो अपने आप हुई थी। अब बाला साहेब ठाकरे ने मराठा प्राइड, महाराष्ट्र प्राइड को लेके जो किया, और उनकी लड़ाई सिर्फ हिंदुत्व को लेके नहीं थी, एक तरह से आप कहें तो जो दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान गैंग का जो पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड का पूरा कब्जा जो मुंबई पे था, पत्ता नहीं हिलता था, उसके खिलाफ भी था, जिसमें सब पार्ट ऑफ इट एक पार्ट वो था। और जो शिवाजी को उन्होंने ऊपर रखा तो उनकी मुगलों से लड़ाई थी, तो वो पार्ट भी था। और जैसे ही उसी कारण बीजेपी और शिवसेना का वैचारिक धरातल एक है, और अगर बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है तो वो एकमात्र वो हैं नेता पूरे देश में, आडवाणी और अटल जी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने, सबने कहा गलत हुआ है, उन्होंने कहा कि हमने तोड़ा है, हमें दे दो फांसी। मतलब वो कट्टर हिंदुत्व वाला उनका एक चेहरा था। और मुख्यमंत्री बना, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। भाई 95-96 में मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया, वरना अगर वो कहते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो किसकी औकात थी बना कर देते। वो किसी भाजपा के नेता से मिलने दिल्ली नहीं आए। आडवाणी से लेके, अटल से लेके, प्रमोद सब लाइन लगा के वहां मातोश्री में बैठते थे, इंतजार करते थे कि उनके पास टाइम नहीं है, इतने बजे आइए। वो तो किसी के पास मिले नहीं गए, वो बन सकते थे। लेकिन जब आप वो छोड़ देते हैं लाइन, और छोड़ते नहीं, मतलब ये तो है कि ठीक है हमने अरेंजमेंट कर लिया, जैसे ही आप अरेंजमेंट करते हैं कि भाई हम एनसीपी के साथ जाएंगे, हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो आप हिंदुत्व वाली लाइन नहीं ले पाएंगे। जो लाइन लेते हुए शिव सैनिक बड़े हुए थे, जो खड़े हुए थे शिव सैनिक, जो स्ट्रीट, जो मतलब स्ट्रीट में कौन लड़ रहा था, शिव सैनिक लड़ रहे थे, जय श्री राम वो कर रहे थे। अगर आप कह दें कि आप जय श्री राम नहीं बोलोगे तुम, क्योंकि हमें मुसलमान का ही वोट चाहिए, हमें एनसीपी का भी चाहिए, हमें कांग्रेस चाहिए, तो शिव सैनिक कहाँ जाएगा? हाँ, तो उनकी तो खेती खराब हो जाएगी। ये जो अब खेती खराब वाली बात जो बोले हैं ना, ये टीएमसी की भी खेती खराब हो गई, जिसके कारण एमपी टूट रहे हैं। ये शिवसेना की पहले खेती खराब हुई, फिर यूटी टू भी जो है उबाटा, उसकी जो है वो खेती खराब हो गई है। तो जब खेती खराब हो रही है तो किसान तो अपना माल लेके भागेगा ना कहीं। वहां खराब होने के लिए, सड़ने के लिए थोड़ा रहेगा वहां पे कि भाई सड़ जाने दो। नहीं, ये तो अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि अच्छी ये ऐसी जगह पे जाके आपने मुझे पटक दिया है जहाँ पे मुझे सवाल पूछना ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। एक बात बताइए कि क्या, चलिए इसको डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। नहीं, है, क्यों नहीं है? चलिए तो बीजेपी अपना प्रचार प्रसार 2 सीट से बीजेपी यहाँ पहुंची है, 300 से ज़्यादा सीटों के साथ आई, फिर उसको ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ी? पहले इसका सवाल का जवाब दे दीजिए, तो इसके पहले जो मेरे मन में था वो बाद में पूछूंगा। देखिए, 2 सीट से 84 में 2 सीट बीजेपी को आई, वहाँ से आप पहुँचे 300 से ज़्यादा, तो फिर आपको क्या ये सब करने की ज़रूरत पड़ी? आप खुद प्रचार प्रसार करके एक्सपेंड करके यहाँ पे आए हैं। देखिए, 2 सीट जो आई ना, उस वक्त जो हुआ था ना, वो सिर्फ सहानुभूति का वोट नहीं था, सहानुभूति का बहुत बड़ा वोट था, 90%। एक सीट गुजरात से आई, एक सीट आंध्र प्रदेश में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद सहानुभूति की लहर थी, लेकिन उस वक्त अगर संघ के बड़े नेताओं का अगर आप देखेंगे इंटरनल सारी चीजें जो आप करेंगे, और बहुत सारे उस वक्त के पत्रकारों ने किताबों में लिखा भी है, ठीक है, जिसमें नीरजा चौधरी भी हैं, हाउ पीएम डिसाइड्स वाले में भी उन्होंने ये जिक्र किया है इस बात का कि जो देश पे खतरा हो गया था, और इंद्र प्रधानमंत्री को की हत्या के बाद और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, सब कुछ हुआ, तो उस वक्त संघ ने भी ये कहा था कि भाई हमें देश को बचाना है, तो भाई आप कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, मजबूत सरकार आए ताकि पूरे देश को एकजुट करके रखे, डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि वो उस वक्त जो स्टैंड लिया, वैचारिक स्टैंड था ये। आप उल्टी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 2 सीटें आई, उस विशाल आंधी में भी 2 सीटें बीजेपी को आई। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, हाँ ठीक है, कि वो वैचारिक रूप एक स्टैंड उस वक्त भी लिया बीजेपी ने, और उसके पितृ संगठन आरएसएस ने एक वैचारिक स्टैंड लिया। वो स्टैंड जो है वो आज तक बना हुआ है कि विचारधारा से हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात रही पॉलिटिकल,
कि हमें जीतना है। अगर ब्राह्मण और बनियों की पार्टी से निकलना है, अगर शहर की पार्टी से निकलना है, तो हमें क्या करना होगा? भाई एक तो बड़ी बात है ना, तो हमें ओबीसी फेस चाहिए, हमें बड़े ओबीसी नेता चाहिए। तो उसमें कल्याण सिंह के रूप में बड़ा ओबीसी नेता उस वक्त आया, उस वक्त का उमा भारती के रूप में बड़े नेता आए। जो ओबीसी नेता बड़े थे, जो या ओबीसी की पॉलिटिक्स करते थे 90s में, उन सबको जोड़ा, जिसमें नीतीश भी हैं, जॉर्ज फर्नांडिस भी हैं, वो रामकृष्ण हेगड़े वहाँ जो थे कर्नाटक में, वो भी थे। अब पूरे देश में आप देखेंगे तो कैसे अपना एक्सपैंड करना है और हिंदुत्व को जो जातियों में बटा हुआ उसको समेटना है। तो ये तो कोई भी पार्टी करना चाहिए। बाकी जो पार्टियां जो उसी वक्त में 80s में ही, मतलब 1984 के बाद ही, मुलायम सिंह तो उसके बाद आए ना 89 में, लालू यादव उसके बाद आए ना, उन्होंने एमवाई समीकरण बनाया। तो किसी ने सवाल नहीं किया कि एमवाई समीकरण क्यों बनाया आपने? मुस्लिम और यादव के सहारे आप सरकार चला रहे हो, बाकी सब जातियां कहां जाएंगी? क्योंकि वो जिताऊ थी। तो जो सोशल इक्वेशन जो जिताऊ थी अब बिकाऊ है। जो आप कह सकते हैं, बिकाऊ से मेरा मतलब केवल पैसा ही नहीं होता है बहुत। नहीं, मैं तो दूसरी बात कहता हूँ। देखो पवन जी, मैं दूसरी बात कहता हूँ कि जिस बिकाऊ की बात आप कर रहे हैं, 10th शेड्यूल संविधान में कब आया और क्यों आया? लोग हरियाणा का कहते हैं कि आया राम गया राम, एक एमएलए जो है वो 3-4 बार इधर उधर चला गया था, तो वो आया राम गया राम उसका नाम हुआ, तो भैया कि वो चेंज करना जरूरी है। लेकिन मेरा दूसरा मानना है, मेरा ये मानना है कि 5 साल पहले, 4 साल पहले 1981 में शायद राजीव गांधी 82 में आए थे, महासचिव बने थे पॉलिटिक्स में। 80 में मरने के बाद 81 में शायद उनको संजय गांधी के बाद, हाँ 80 में संजय गांधी वो मरने के बाद 81-82 जो भी हो, उस वक्त आए थे और 85 में प्रधानमंत्री बन गए। उस वक्त 84 में 84 में प्रधानमंत्री बने, 85 में फिर जीत गए। वो जो 84 में दिसंबर में चुनाव में जीत गए, वो जीत गए। 3-4 साल का पॉलिटिकल उनका अनुभव था। और कांग्रेस में कितने वेटरन बैठे हुए थे उस वक्त, भाई अर्जुन सिंह से लेके और जिसका भी उस वक्त नाम ले लो आप, मतलब इतने बड़े बड़े लोग थे कि आप 50 गिना सकते हो। तो कभी भी उनकी सरकार गिर सकती थी, क्योंकि अगर राजीव गांधी के खिलाफ वो अगर नहीं संभाल पा रहे हैं, कुछ हुआ जो बाद में हुआ भी, वीपी सिंह ने विद्रोह किया भी, अरुण नेहरू उनके करीबी थे, वो अलग हो गए, है ना। बाकी सब तो 2 साल के अंदर अंदर आप देखें कि 86-87 में सब बिखरना शुरू हो गया। 87 के बाद वो सब बिखरना शुरू हो गया था। 86 में वो फोर्स आ गया था, 87 में वित्त मंत्रालय छीन लिया था इनसे, वीपी सिंह से, वो तमाम चीजें शुरू हो गई थी उस वक्त। उसी वक्त 85 में या 86 में 10th शेड्यूल संविधान में शामिल किया गया और ये कहा गया कि भाई कोई टूटना है अगर तो 1/3 जरूर चाहिए, क्योंकि इनको पता था कि 416 हमारी सीटें हैं और 1/3 तो कम से कम 140-50 चाहिए, वो तो इनको होगा ही नहीं, तो कोई टूटेगा ही नहीं। यानी कि इंटैक्ट आप छुटेंगे तो आप बाहर, आप चुनाव लड़िए। तो मेरा तो ये अपना पर्सनली मानना है कि राजीव गांधी जैसे नौसिखिए, मतलब कह सकते हैं नौसिखिया ही है, चलाया बहुत अच्छा, उनके अपनी एक छवि थी, बाकी सब चीज़ें थी, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। कोई गलत काम भी नहीं किया, सर देश की जितनी समस्याएं थी सारी दूर करने की कोशिश की। आसाम एकॉर्ड से लेकर के कंप्यूटराइजेशन, मोडाइजेशन, औद्योगिकरण जिस ढंग से आना चाहिए, जो होना चाहिए, वो सब कुछ किया उन्होंने, मैं मानता हूँ। लेकिन थे तो इंटर्न ही पॉलिटिक्स में, वेटरन के बीच में, तो उनको कैसे नहीं हो, तो 10th शेड्यूल लाया गया। अब ये जो 10th शेड्यूल जो आया और 1/3 वाला आया, तो आप 2003-4 तक देखिए कौन कौन तोड़ रहा था। 2003 में जो संशोधन किया गया और उसका जो नियम 3 था उसको डिलीट मारा गया, जिसमें यह था कि 1/3 हो तो कोई टूट सकता है, तो यह किया गया कि नहीं, टूटने का व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए। भाई क्या हुआ था उस वक्त? सुषमा स्वराज पार्लियामेंट्री अफेयर्स थी, जहां तक मुझे याद है, वही थी। तो भाई यही था कि 1/3 लगातार टूट रहे थे और अलग पार्टी बना लें तो हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, उसमें से भी 1/3 टूट गए तो वहां चले गए। कौन तोड़ रहा था? वो आज तो नहीं टूट रहे थे ना। वो डिलीट मारा गया कि कोई भी पार्टी टूटेगी नहीं,
पार्टी, आप किसी पार्टी से अलग हो ही नहीं सकते। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति पार्टी से अलग नहीं हो सकता। सिर्फ उसमें एक व्यवस्था दी गई कि 2/3 अगर कोई है मेंबर पार्लियामेंट, संविधान मतलब ये लोकसभा में या विधानसभा में, तो वो अपने आप को किसी पार्टी में मर्ज कर सकता है। टूट की बात हटा दी गई। हाँ, लेकिन आप जब दूसरी पार्टी को तोड़ेंगे, ये कुल मिला के आप जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। इवॉल्व कैसे हुआ, जो ऐतिहासिक, देखिए जब तक आप पूरे परिप्रेक्ष्य को नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो आपको इस वक्त जो हो रहा है वो बहुत गंदा लगेगा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि यार इसके पहले तो और भी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मोरल वाली पार्टी होती थी ना, तो बाकी थी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि मोरल वाली पार्टी थी, लेकिन वो मोरलिटी है उसका क्या बनाया, अचार बनाए, विपक्ष में बैठे रहे। मतलब भाजपा ये सोचती है। अच्छा, मोरलिटी मतलब आचार भी बनाने लायक नहीं रहा। क्या करें भाई, आप नियम के हिसाब से चलो। तो देखिए हैं वो पॉलिटिक्स के में, और पॉलिटिक्स जो है वो पूरी की पूरी राजनीतिक दल जैसे कोई बनता है तो वो बनता है कि हमें सत्ता में आना है, हमें सरकार चलानी है, हमारी ये नियम है। हमारी सत्ता में तो ये तभी आ गए थे जब मोरलिटी से चल रहे थे। इनको कौन सत्ता से अभी भगा रहा है? 2014 में ये आए, भ्रष्टाचार है, सरकार की नाकामी है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार है वो बेहतर नहीं कर रही है, फ्रेजिल 5 की तब हम बात करते थे। तो जो आए थे वो सब लेजिटिमेट बात करके ही आए थे। जो दूसरा रास्ता अपनाया उन्होंने वो मेजोरिटी में आने के बाद। नहीं, दूसरा रास्ता मेजोरिटी आने के बाद कब अपनाया? मैं तो दूसरी जो आप बता रहा था कि अभी जो जरूरत है वो इसलिए बता रहा था कि जो डिलिमिटेशन है वो बड़ी एक्सरसाइज है। इसके बाद दोबारा शायद डिलिमिटेशन की जरूरत ना पड़े उस ढंग से। हाँ, इम्बैलेंस हो गया तो अगर असेंबली ना या कॉन्स्टिट्यूंसी कोई भी असेंबली हो, पार्लियामेंट्री हो, तो रीएडजस्टमेंट होता रहेगा उसमें कहीं ना कहीं। लेकिन जो सीट बढ़ाने वाली बात है वो पहली बार हो रही है। और सीटें जो बढ़ेंगी उसमें सीटें की सीमाएं निर्धारित होंगी कि कौन सी सीट कहां रहेगी, नई नई सीटें बनेंगी। उसमें अगर बीजेपी, अगर ये जो सरकार है, अमित शाह जो ये हैं, अपने हिसाब से परिसीमन करते हैं, जो योगेंद्र यादव की तकलीफ जो है, जो बाकी लोग, बाकी तो नहीं समझते पॉलिटिशियन, लेकिन इंटेलेक्चुअल जो उनका है वो जानता है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि साहब परिसीमन में आप इस तरह से तैयार करेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग अलग थलग पड़ेंगे और जब वोटों की गिनती होगी उसमें उसका कोई से नहीं रहेगा। मैं आपसे कहता हूं कि 2008 में जब आपने परिसीमन किया था तो कैसे किया था? कैसे किया था? वायनाड की सीट नहीं थी। एक उदाहरण देता हूं सिर्फ। वायनाड की सीट नहीं थी, वायनाड की सीट बनी 43% मुस्लिम, 15-16% क्रिश्चियन, और बाकी जो आप 40 से 43% हिंदू। तो बदला लेंगे आप? बदला की बात नहीं कर रहा हूं मैं बदले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब होता है परिसीमन तो जो सरकार होती है उसका निश्चित रूप से होता है उस ढंग से। आपने भी वही किया था, तो आज आप मत चिल्लाइए। हम कह सकते हैं, क्योंकि हम ना उस वक्त सरकार में थे ना आज है सरकार में। हम कह सकते हैं गलत हो रहा है। मैं तो कभी नहीं रहूंगा। मैं भी नहीं रहूंगा। मैं कह सकता हूं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकती है, क्योंकि आपने भी वही किया था। अच्छा यार, एक और बात बताइए कि बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए, हासिल करने के बाद टीएमसी के नेताओं को शामिल कराना अपने में, वो सब जो लोग पहले दागदार थे और इसके पहले भी दूसरी पार्टी में जो दागदार हैं उसको आपने अपनी पार्टी में लिया, फिर उसके बाद उसको एक जिम्मेदारी दी। ये कहाँ तक उचित, कहाँ तक तार्किक और कहाँ तक हितकारी मानते हैं, खासकर तब जब आप मॉरलिटी का दावा करते हैं? दूसरी जगह जो दागदार है वो यहाँ के कैसे साफ हो जाएगा? ऐसा है कि जो दागदार है, दो चीजें दागदार में होती है। एक तो मैं कोई आप पे आरोप लगा दूं कि आपने ये किया है, कुछ किसी ढंग का कोई भी आरोप लगा दूं, और लोग कहेंगे देखो इनका ऊपर आरोप लग रहा है, वो तो कहीं भी कुछ कर सकता है। दूसरा ये होता है कि आपके खिलाफ जांच हो, आप उसमें पाए जाएं,
तो वो होता है। एक तीसरी चीज भी होती है कि पॉलिटिक्स जब आप कर रहे होते हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ जब खड़ा होते हैं तो आप ही एक दूसरे के आरोप लगाते हैं। अगर कल हम प्रेस क्लब में हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों तो हम बोलेंगे ना भाई कि पवन जी आप ऐसा है इनका आपके खिलाफ मैं प्रचार करूंगा। उसमें दम नहीं होता, आप ये कह रहे हैं। मैं भी भाई स्वाभाविक मतलब रूप में है, वो राजनीतिक तौर पर हथियार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किया जाता है, नहीं किया ही जाता है, वो होता ही है। विपक्ष का काम है कि आप करना है। अगर उस आरोप को आरोप मान लो आप कि भाई वो तो दागा आप कह रहे थे, आपने ले लिया। सवाल ये है कि अब तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के बारे में बोल रहे हैं कि अमित शाह से मिलने के पहले शुभेंदु अधिकारी जब अभिषेक बनर्जी को आगे किया, अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को बिल्कुल बाहर कर दिया। जबकि नंदीग्राम का पूरा आंदोलन जो है, जिसके सहारे ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई, उसको चलाने वाला तो शुभेंदु अधिकारी था भाई, उसी ने पूरा किया था ना, ये तो सब जानते हैं। राइट हैंड वही था ममता बनर्जी का। 2016 के बाद उसने उसको साइडलाइन कर दिया क्योंकि अभिषेक बनर्जी आ गया। अभिषेक बनर्जी 26 साल का हो गया था भाई, आज 36-37 के 26 साल के हो गए थे, और उसके आते ही सब बिखर गया भाई। आते ही आपने शुभेंदु को अलग किया कि अब मेरा भतीजा रहेगा। आपने किया तो मुझे जो बताया गया, मैं इस बात कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि वो राहुल गांधी से मिलने गए थे कि भाई हम कांग्रेस में आना चाहते हैं, हम कांग्रेस को खड़ा कर देंगे। तो जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ राहुल ने किया, वैसे शुभेंदु के साथ कर दिया। वो जब गए वहां कि भाई मैं छोड़ के आना चाहता हूं, तो अमित शाह ने कहा, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा को कहा कि आ जाओ, वैसे इनको ही बुला लिया। मतलब कहा जाता है इनके बारे में, हेमंत बिस्वा शर्मा तो खुद ही बोल दिए थे कि हाँ मैं गया था और कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और हमसे कोई बात ही नहीं की। तो अब उसमें भी अगर आप, उसमें भी सच्चाई है या पता नहीं, बढ़ा चढ़ा के वो बताते हैं जो भी है लेकिन इसके लिए भी अगर अमित शाह को, मोदी को जिम्मेवार ठहराया जाए तो गलत होगा ना। मतलब अमित शाह तो नहीं कहता कि अच्छा, आप चलिए, बढ़ाओ। बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी से थोड़ी देर पहले आपने की। देखिए, इस देश के लोग जानना चाहते हैं, लगातार आप लोग निगाह रखते हैं कि क्या इस देश में राजनीतिक पार्टियों का समापन होने जा रहा है, उनका अंत हो जाएगा, उनकी ज़रूरत नहीं रही, अप्रासंगिक हो गए, और उसकी जगह पे इस देश में बड़े दल जैसे भारतीय जनता पार्टी है, जैसे उसके बरक्स में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, बड़ी पार्टियां राज करेंगी, क्षत्रिय दलों का युग इस देश में ख़त्म हो गया। कम से कम विंध्याचल के ऊपर तो कह सकते हैं क्या ऐसा? ये मैं काफ़ी हद तक इस बात से सहमत हूँ, काफी हद तक सहमत हूं। क्षेत्रीय दलों का युग अगर कहें आप, तो वो 1980 के बाद शुरू हुआ था, या आप कह लें 1967 के बाद शुरू हुआ था। वहां तमिलनाडु और बाकी जगह कायदे से 80 के बाद, कायदे से जब जोर पकड़ा, कायदे से 80 के बाद जोर पकड़ा जी। और दो चीजें एक साथ हुई उसमें। दो चीजें 80 के दशक में एक साथ दो चीजें हुई। एक तो ओबीसी का उभार हुआ, दूसरा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के सहारे जो है वह हिंदुत्व का उभार हुआ। दोनों साथ साथ बढ़ने लगे। हिंदुत्व के उभार को रोकने के लिए ओबीसी कार्ड चलता रहा और मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ठीक है ना, क्योंकि भाई एक ओबीसी दलित उभार था, वो कांग्रेस हाशिए पे चली गई क्योंकि जो ओबीसी था वो सत्ता में आया तो कांग्रेस के जगह स्पेस ले लिया, दलित स्पेस ले लिया। और बाद में जो चीजें पलटी धीरे धीरे जो आई राम जन्मभूमि में, कि वो जो ओबीसी कास्ट था, आप देखें कि कमोबेश सबसे अधिक वही भाजपा का, वही जय श्री राम का नाम ले रहा है, वही भाजपा का वोट बैंक भी है। तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, अभी माफी चाहेंगे, आप रोक रहा हूं। इसके साथ ही ये भी बताइएगा, क्या क्षत्रिय पार्टियां अगर विलीन होने जा रही हैं तो उसके साथ ही इस देश से समाजवादी पार्टियां, समाजवाद की राजनीति करने वाली पार्टियां भी उसके साथ ही विलीन हो जाएंगी? इसको भी जोड़िएगा इसमें। नहीं, मैं वही देखिए, समाजवाद की जो बात है ना, वो तो लोहिया के समय में थी। ये समाजवाद वाली पार्टियां जरूर हैं। जैसे जितने भी मुस्लिम जो संगठन बनते हैं वो सेकुलर जो होते हैं, वो फुरफुरा शरीफ वाला जो था बंगाल वाला, वो भी कोई सेकुलर पार्टी करके नाम रखा था, उस पार्टी का नाम में ही सेकुलर डाल दिया था, है ना। तो वो तो सेकुलर होती हैं। ये दरअसल
जाति आधारित पार्टियां हो गई थी समाजवाद के नाम पे, और बाद में परिवार आधारित हो गई, परिवार तक सिमट के रह गई। लेकिन बाकी लोग, जो मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत ही इस देश का ना ये फेनोमेना समझने वाला है कि कांग्रेस को दो लोगों ने खत्म किया। कैसे कांग्रेस कहाँ खत्म हुई है? कांग्रेस अभी प्रासंगिक है, दिन भर आप 20%, 20 देखिए, लगभग 4000 एमएलए हैं पूरे देश में, 4200, उसके एमएलए 600 बच गए हैं। आप मतलब प्रासंगिकता, आप ये जो उसकी प्रासंगिकता जो आएगी, कांग्रेस की जगह लेकर के ये पार्टियां बढ़ी। और 2004 का मुझे वो ध्यान है, आडवाणी जी का भाषण, और जिसके बारे में बाद काफी क्रिटिसाइज भी हुआ था, कि उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर आप भाजपा को पसंद नहीं करते हैं, भाजपा को वोट नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आप भाजपा को मत दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, क्योंकि यहाँ राष्ट्र के नाम पे सब कुछ देश के नाम पे होता है, और दो राष्ट्रीय पार्टियां रहेंगी तो राष्ट्र के बारे में चिंता करेंगी, और पार्लियामेंट में उसमें चर्चा होगी। आपको ध्यान होगा, आडवाणी जी ने ये कहा था। तो क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, वो क्षेत्रीय हिसाब से राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। और जो फेनोमेना, जो एक कह सकते हैं सिचुएशन क्रिएट हुई उस वक्त, कि 1980 में मंडल का रिपोर्ट आया, 10 साल तक आप मंडल रिपोर्ट आपने लागू नहीं किया, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस थी, उससे जो जातियाँ थी, ओबीसी वाली जातियाँ थीं, वो एजिटेटेड हुई, 90 में वो लागू हो गया। उसके बाद मुलायम सिंह और बड़े बड़े उनके लीडर आ गए, वो सब संभाल लिया। वो अब मंडल और आरक्षण वाली राजनीति जो है वो खत्म हो गई है। 2024 में राहुल गांधी ने शुरू की कि जाति जनगणना करवाओ, ओबीसी करवाओ, पूरा का पूरा वो इलेक्शन उसी पे था। और अब की बार 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि संविधान बदल के ये आरक्षण खत्म कर देंगे। यही तो पूरा था ना, और उसका इम्पैक्ट भी हुआ। और उल्टा पड़ गया उनको। उल्टा नहीं, उल्टा बीजेपी को पड़ा, 240 पर रह गई। नहीं, पर जाति जनगणना तो उन्होंने कहा कि साहब कराओ, बीजेपी ना नुकुर नुकुर करते करते चलो मान ही लिया। अब तो फिर वो मुद्दा उनके हाथ से भी छीन लिया, खत्म हो गया मुद्दा ना। अब करवा रहे जाति जनगणना, वो जातियां आ जाएंगे सामने, किस रूप में आएंगे वो एक अलग मुद्दा है। वो जाति जनगणना जो है वो एक अलग है, अलग पॉडकास्ट का विषय है वो, लेकिन वो मुद्दा भी खत्म हो गया। तो जो आरक्षण, जो ओबीसी की चीजें जिसके साथ ये क्षेत्रीय पार्टियां सामने आई थीं, वो इशू खत्म है। अब जाति वाले है, जेडीएस जो है वो वोकल लीगा की पार्टी है, वोकल लीगा और मुसलमान वोट। तो जाति आधारित राजनीति प्रासंगिक नहीं रही। नहीं, अभी भी है, लेकिन अब जाति वाली जो वो है नेता हैं, वो बड़ी पार्टियां अपने जातीय नेताओं को भी आगे कर रही हैं। ऐसे में जो रीजनल क्षत्रप थे, जैसे मान लीजिए लालू साहब थे, मुलायम जी थे, वगैरह वगैरह, इनके जो इनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, जैसे तेजस्वी हैं या अखिलेश जी हैं, तो धीरे धीरे जाति का वोट वहाँ से किनारा कसी करके बीजेपी में आ गए, तो वो भी अप्रासंगिक हो जाएंगे धीरे धीरे। देखिए, ऐसा है कि अगर जाति को परिवार में आप सिमटाने लगेंगे, या जातिवादी मतलब एक जाति से बाकी सब जातियों को आपने छोड़ दिया, तो अपने आप आपने खत्म होने का रास्ता चुन लिया ना। भाई आप ये देखो कि 2014 में अमित शाह ने क्या किया वहां पे उत्तर प्रदेश में। यादव के अलावा जितनी जातियां थी ओबीसी की, वो सबको जुटाया, एक कोलिशन बनाया, और वो यादव और मुसलमान के वोट से ज्यादा बड़ा था। तो 80 में से 71 सीट आ गई, 73 तो उसके साथ हो गई। आप इस बार जो 37 सीटें आ गई सपा की, वो वही सेम काम किया इन्होंने, कि यादवों को कम टिकट दे करके जो ओबीसी की दूसरी जातियां थी उनको लोगों को ज्यादा टिकट दिया। तो यादव वोट, मुस्लिम वोट, उसकी जाति का वोट मिलके वो आ गया। ये तो सिंपल समीकरण है। अगर ये नहीं कर पाती हैं, जो तेजस्वी नहीं कर पाए, तो आप खत्म होंगे, उसमें कोई बीजेपी की गलती नहीं है। खत्म होंगे ये तय है, कितना टाइम लगेगा वो देखने वाली बात है। आपको
आपको कोई विकल्प देना पड़ेगा ना। बिहार की जनता आपको क्यों वोट दे? आप लालू के बेटे हैं, अगर इसलिए आप सरकार चाहते हैं तो अलग मुद्दा है। दूसरी बात कि अगर मोदी को ही रोकना है, अगर आप मोदी के खिलाफ हो तो कांग्रेस को वोट देंगे लोग। कल कांग्रेस को में क्या दिक्कत है देने में? अच्छा नीरू भाई, एक बात आपने कही कि कांग्रेस, या तो आपने ये कहा कि अप्रासंगिक हो या कहा कि लगभग अप्रासंगिक है, भाव वही था जो आपने कहा उसमें से। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी अप्रासंगिक है तो मोदी जी की राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द काहे घूमती है? दो चीजें हैं इसमें। एक वो छूट गया था जो आप पहले बोल रहे थे कि क्या लोकतंत्र में जो है विपक्ष नहीं रहेगा, विपक्ष का होना जरूरी है। वो देखिए, लोकतंत्र जब तक है तब तक विपक्ष रहेगा ही रहेगा। हमारे 200 साल बाद भी इस जगह पे हमारे जैसे दूसरे लोग होंगे जो ये चर्चा कर रहे होंगे उस वक्त के जो इश्यूज हैं, तमाम चीजें हैं, अगर लोकतंत्र रहा तो। क्योंकि कोई भी पार्टी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें भी 40% के आसपास भी इतना सब कुछ होने उतना ही वोट आता है। भाई 60% वोट तो अलग है ही। समस्या यह है कि वो वोट बंट जा रहा है। ठीक है, उस वोट को एकजुट नहीं कर पा रहे हो। एकजुट नहीं होने के पीछे कारण क्या है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनकी आपस लड़ाई है। उसकी आपस की लड़ाई के पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो परिवार तक सिमटे हुए हैं। अगर कांग्रेस ओपन हो जाए कि हम कोई भी सक्षम नेता आए, हम उसको सामने करेंगे और हम लड़ेंगे, तो एकजुट कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए कोई नहीं कहता है कि राहुल पे ही क्यों टिके हुए हो। भाई उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, कांग्रेस बिखर जाएगी अगर राहुल नहीं रहे तो, या गांधी फैमिली नहीं रही तो। लेकिन विपक्ष, कांग्रेस नहीं रहा तो विपक्ष नहीं रहेगा, ये डर दिखा रहे हैं लोग। तीसरी बात कि जो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही हैं उससे भाजपा को कम फायदा है और कांग्रेस को ज्यादा फायदा है। क्योंकि विपक्ष का स्पेस जो क्षेत्रीय पार्टियां ले जा रही थी, वो जो वोट बैंक है उनका, वो कांग्रेस की तरफ आने का रास्ता साफ हो गया। कांग्रेस के वोट बैंक पे ही, जमीन पे ही इन क्षेत्रीय दलों ने कब्जा करके अपना माल खड़ा किया है। तो वो जब कब्जा खत्म होगा तो वो स्वाभाविक रूप में आएगा कांग्रेस के पास। तो दोनों स्थितियां हैं। अभी जो माहौल चल रहा है, खासकर पिछले 6 महीने में जितनी गतिविधियां हुई राजनीति के लैंडस्केप में, क्या आपको लगता है कि बीजेपी वर्सेस ऑल, उस सूरत में कांग्रेस के इर्द गिर्द सारी पार्टियां या तो कांग्रेस में आएंगी या कांग्रेस के साथ आएंगी या कांग्रेस के आसपास आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनेगी बी, सवाल का बी पार्ट की उस एकता को कितना फॉर्मिडेबल आप मानते हैं होता हुआ और कहां तक पहुंचता हुआ देखते हैं आप? मुझे बहुत कुछ दिख नहीं रहा है एकता के लिए। जो अब बात चल रही है वो ये चल रही है कि पार्टी को बचाना है तो शरद पवार जो है अपनी पार्टी जो कांग्रेस में समेट दें, 75 को कांग्रेस बना लें। ममता बनर्जी के विलय की बात होने ही लगी है कि वो विलय कर दें। जो क्षेत्रीय पार्टियां निकली थी और क्षेत्रीय लीडर थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही थे, अधिकांशतः वहीं से गए थे। तो सब एकजुट होके आ जाएं। तो दरअसल ये अर्थमेटिक की बात हो रही है कि सब एकजुट हो जाएंगे तो जो उसमें 60% वोट कह रहा था कि वो अगर इकट्ठा हुआ तो बीजेपी से बड़ा हो जाएगा। वो एक बात हुई। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा जो है ऑप्टिक्स का गेम होता है कि आपको कुछ ना कुछ लोगों को देना पड़ता है कि भाई ये मैं करके दिखाऊंगा। अभी का विपक्ष में देख रहा हूं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। पिछले 12 साल से विपक्ष मुद्दों की तलाश में भटकती रही है। तो आप ये कह रहे हैं सरकार की ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकप्रियता नहीं है, विपक्ष की नाकामी है? लोकप्रियता नहीं, सरकार ने जो काम किया है और जिस ढंग से उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन किया है हर गलती को सुधारते हुए, कि विपक्ष जिस चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश करती है वो मुद्दा ही खत्म कर देती है। ये जैसे आपने वो जाति जनगणना वाला आपने देखा कि वो मुद्दा ही खत्म कर दिया उन्होंने कि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। जो आप ये देखो कि यूथ को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यूथ हमेशा एनर्जेटिक, ऊर्जावान होता है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए
तो वो रेस्टलेस हो जाता है कि भाई पता नहीं क्या हुआ। वो जिंजी जिसको कहते हैं कि उसको गुस्सा आया तो पूरी सत्ता उखाड़ के फेंक देता है। आप ये देख लो कि पिछले 12 साल का सिंपल सा मैं हिसाब करता हूं, सिंपल सा। नीट का एग्जाम कल हुआ है जी, है ना। नीट को लेके तमाम चीजें हुई अभी, सब कुछ की पेपर लीक किए, वो खैर उन्होंने तत्काल कोर्स करेक्शन किया। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर भरोसा आएगा। उस नीट से जो एमबीबीएस में एडमिशन होता है 2014 तक 55,000 एडमिशन होते थे। नहीं आज 1,25,000 नीलू भाई, वो एक अलग विषय है। हम लोग गलत जगह जा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं भाई, आपने सीटों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन परीक्षा के लिए जो बैरियर है, जो एग्ज़ाम सिस्टम है, उसमें से अगर गड़बड़ होगा तो ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये अब सोचिए, इतना बड़ा देश है हम एक एग्ज़ाम ठीक से नहीं करा सकते, और इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सी पार्टी सरकार में और कौन सी पार्टी नहीं है। ये बिल्कुल, हाँ, मैं अगर सहमत हूं। हम इतने बड़े प्रजातंत्र में हम सहमत एग्जाम नहीं हूं, करा मैं सकते, सहमत हूं। ये बात तो और धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी ली कि मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी ली, ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी से नहीं भागा। हाँ, ली जिम्मेदारी, कहा कि भाई जिम्मेवार मैं हूं, मेरे कारण इसके लिए पूरा है और इसको मैं ठीक करूंगा। मैं वही कर रहा हूं कि जेनजी अगर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो या कॉकरोच जनता पार्टी का हो, उसमें अगर लाखों की संख्या में नहीं पहुंचा तो कहीं ना कहीं मुझे जो अपना, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल सही हूं। मुझे लगता है कि जेनजी को भी यही भरोसा है कि अगर कोई सिस्टम ठीक कर सकता है, गलत हुआ है तो ये इसको दुरुस्त कर सकते हैं। ये भरोसा क्यों है ये मैं नहीं जानता हूं। जनजी को कहाँ भरोसा है भाई? अगर नहीं आई, निकल रही है, सड़क पे नहीं है, कहीं नहीं है, कॉकरोच जनता पार्टी ने आह्वान किया उसमें नहीं गए, कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाई सड़क पे आ जाओ जनजी और देखो तुम्हारा सारा भविष्य खत्म कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने तो कांग्रेस का जिसका भी हो, कांग्रेस ने, एक बार बताइए कि कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी में कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? कोई भी हो, मैं उसमें देखिए, नहीं, इसे जानना चाहता हूं मैं आपसे कि कौन लोग हैं ये। आप तो क्लियर कट बात है कि भाई उसके लिए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप चिट्ठी लिख रहे हो तो वो मनोज झा लिख रहे हैं। वो तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, जान पहचान भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो उसका जो अगर ट्विटर हैंडल देखोगे, सोशल मीडिया देखोगे, जो प्रमोट कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो ज़्यादा जोर शोर से लगे हुए हैं। कौन फंड कर रहा है? भाई फंड की जरूरत ही नहीं है ना पहले तो। भाई फंड तो सरकार है कि कौन कर रहा है इसको अभी सामने नहीं आई बात, और मैंने पता भी नहीं करने की कोशिश की फंड कौन कर रहा है। जहां से भी फंड आ रहा हो, जो भीड़, अगर देखिए अगर गुस्सा होता है ना तो गुस्सा अपने आप कोई नेता ढूंढ लेता है। वो गुस्से के लिए नेता कोई आएगा तब गुस्सा फूटेगा, वो नहीं होता है। अगर लोगों में नाराजगी है तो ABC कोई भी नेता बन के सामने आएगा, उसको आवाज देगा, उसके पीछे लोग चल पड़ेंगे। अच्छा नीलू भाई, एक बार बताइए, कोई आप एक एग्ज़ाम खराब हुआ, इस देश में 20 लाख लोगों ने दोबारा एग्ज़ाम दिया, क्या किसी सीनियर धाकड़ वेटरन मंत्री का केवल ये बोलना कि साहब मैं अपनी गलती मानता हूँ, ये नाकाफ़ी नहीं है किसी प्रजातंत्र में? क्या आप, ये कौन सा भविष्य हम बना रहे हैं? ये 2047 जब हम बात करते हैं तो कौन सा देश हम लोग बना रहे हैं जहाँ पे हम अपनी नई पीढ़ी के प्रति इतने लापरवाह हो सकते हैं? नहीं, ये देखिए, जो हुआ है उसको कोई माफ नहीं करेगा, कोई नहीं। और मैं तो सबसे पहले व्यक्ति हूं जो कहने वाला हूं कि भाई FIR करके और तत्काल सबको, जो भी बड़ा हो, NTA में हो, चाहे उसमें जिसकी जिम्मेदारी बनती हो, चाहे CBSE में जिसने भी वो कंपनी को हायर किया हो, वो फैसला किया हो, हाँ, लेने वाला जो भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, जो सरकार का जो होता है कि एक गुस्सा आया, उसके बाद उसके कोर्स करेक्शन में उन्होंने इतनी ज़्यादा तैयारी कर दी कि जरा सा भी कोई गलती ना हो। एयरफोर्स तक लगा दिया कि एयरफोर्स के विमान से प्रश्न पत्र भेजे जा रहे हैं, जितने DM थे, SP थे, सबको इन्वॉल्व कर लिया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, किसी को कहीं कोई दिक्कत ना हो, वो सब कुछ चीज़ें कर ली। तो एक भरोसा जो है ना, गलती हुई, हम आप सब जानते हैं कि गलती तो, अगर काम करना है सिस्टम तो सिस्टम में गलती होगी, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करने की इच्छा है या नहीं है, ये एक बड़ी बात है। और अगर लोगों में लगता है कि हाँ ये चाहते हैं कि हम सिस्टम को ठीक करें और इनसे सचमुच में ये जानबूझ के नहीं किया था, ये गलती हो गई,
भाई जो काम करेगा उसे गलती भी होगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे मैं इन चीज़ को मानता हूं कि ये लोग तत्काल जहां कहीं भी कुछ गलती होती है पीछे हटते हैं और नए सिरे से फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई हमें इसको ऐसे ठीक करना है। चलिए, ऐसा हो जाए तो फिर बाकी बात ही क्या। दो तीन आखिर के सवाल नीरू भाई की। कांग्रेस पार्टी, सपा, राजद, डीएमके और टीएमसी, वामपंथी दल अगर एक मंच पर आ जाएं तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है 2029 के चुनाव में और उसके पहले यूपी के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में? मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि ये सब जो पार्टियां हैं वो बीजेपी से अलग अलग आके लड़ रही हैं। कोई इकट्ठे होने से कोई दूसरे को फायदा पहुंचा दे। अगर मान ले कि सपा और साथ में आ गए तो डीएमके को कोई फायदा हो जाएगा, या पंजाब में आपको कोई फायदा हो जाएगा, या आरजेडी को बिहार में कोई फायदा होगा, या आरजेडी के आने से कोई सपा को उत्तर प्रदेश में फायदा होगा, या पंजाब में कहीं कुछ है नहीं। सब अलग अलग एंटिटी हैं। वो जुड़ेंगे तो मैथमेटिक्स होगा कि उनका जो गणित है, जो अभी मान लिया कि अलग अलग 37 हैं, 22 हैं, कोई 4 है, कोई अच्छा, वो गणित 10 है। वो गणित होगा, ताकत नहीं होगी। वो गणित होगा, एक दूसरे की ताकत नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि अच्छा, विपक्षी एकता में सबसे बड़ी बाधा आप किसको मानते हैं? भाई विपक्षी एकता में जो मैं अपनी राय मैं सबसे बड़ी बाधा मैं कांग्रेस को मानता हूं। और कांग्रेस का बात इसलिए मानता हूं कि मुझे ध्यान है कि जब 2024 के पहले जब हुआ कि विपक्षी एकता की बात आई कि सब एकजुट हो जाए तो मोदी को हराया जा सकता है। और उस वक्त जो विपक्षी एकता के लिए जो मसाल है, उस वक्त कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी। विपक्षी एकता की बात नहीं करी थी कांग्रेस, जैसे आज करती है। उस वक्त निकले थे कौन? नीतीश कुमार। और वो नवीन पटनायक के पास भी गए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा। वो टीएमसी के पास भी, ममता बनर्जी के पास भी गए थे। पूरे देश में शरद पवार हर जगह घूमे थे वो। और सब ने कहा था कि कांग्रेस को मत लो, हम लोग क्षेत्रीय पार्टियां ले करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि यह जब अगर हराना है मोदी को, तो जब तक कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का ऑल इंडिया प्रेजेंस है, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। और आप देखें कि जो विपक्षी एकता वाला जो बेंगलुरु वाला जो पूरा पहला सम्मेलन हुआ था, जिसमें इंडिया बनाने की बात हुई थी, वो हुई थी, कैसे उनको साइडलाइन किया गया। तो जिसने शुरू किया उसको आपने ऐसा साइडलाइन किया कि वो फिर बीजेपी में आ गया। अब उसके लिए बीजेपी को दोष नहीं दे सकते ना भाई। अगर आपको एकोमोडेट करना है सब लोगों को, तो आपको बड़ा दिल दिखाना। जैसे कांग्रेस फंसी हुई डायलेमा में, कांग्रेस के साथ यह है कि जब तक क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो कांग्रेस अपने दम पे सत्ता में नहीं आ सकती। आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी बाधा है? मुझे लगता नहीं कि अब बड़ी बाधा रह गई है। जो जब तक दिल्ली में थी और जिस ढंग से वो बढ़ रही थी, और 10 साल के भीतर भीतर राष्ट्रीय पार्टी का उसको मिल गया, उसके ऊपर कोई बैगेज भी नहीं है कि उन्होंने इसने ये किया, 84 में सिख दंगे में किया, वो तमाम चीज़ें हैं। उस पर कोई बैगेज तो बहुत बड़ी चुनौती पहले थी। लेकिन अब है क्या कि पंजाब में केवल सिमट गई है, गुजरात में है, लेकिन कितना कर पाएगी इस बार अब वो देखना पड़ेगा। पहली बार गोवा में आई, कुछ परसेंटेज वोट आए, इस बार कितना होगा, क्योंकि अगर वो बरकरार रखती है। पंजाब में क्या पोजीशन रहेगा सर? पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी तो है, सरकार में एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन वहाँ बिखरा हुआ है विपक्ष जो है ना, जो विपक्ष बिखरा हुआ कहते हैं आप यहाँ राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहाँ भी जो विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस के भीतर इनफाइटिंग बहुत ज़्यादा है। कल भी जो है 4-5 नेताओं को, बड़े नेताओं को बुला करके बरिंग वगैरह और चन्नी वगैरह सबको मिला के राहुल गांधी मिले हैं। वो केरल की तरह चाहते हैं कि भाई इलेक्शन तक कम से कम सब एक हो जाओ। केरल में जैसे एक हो गए थे, वहाँ इनफाइटिंग बंद हुई तो जीत गई। तो चांसेस उनका है कि वो जीते, इनफाइटिंग है। वहाँ एक नया फेनोमेना हुआ है कि अकाली दल बिल्कुल वैनिश हो रही है, ख़त्म हो रही है। वो एक तरह से बीजेपी का कोई फायदा होगा पंजाब में? बीजेपी नए वो ताकत के रूप में वहां अपने आप को लाना चाह रही है, धरातल तलाश रही है। धरातल तलाश रही है, उसके लिए काम शुरू हो गया है। एक डेरा
सचखंड बल्ला ऐसे कुछ था, जो निरंजन दास, जो उसके जो संत निरंजन जो हैं जी। उनको जो अभी दिया था, मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्ट में दोनों का, पद्म भूषण दिया था। और वो दलितों के बड़े हैं, वहाँ पे डेरा है वो। और ये कहा जा रहा है कि 34-35 सीटें हैं, और 1 फरवरी को जिस दिन वो था बजट था, उस दिन 4 बजे वहीं पे थे मोदी, और साष्टांग लेटे हुए थे उनके पैरों में। वहाँ पे 34% जो है वो दलित पॉपुलेशन है। तो बीजेपी की कोशिश उस तरफ है कि वहाँ करें। अभी जो केवल सिंह ढिल्लों को जो बनाया है वहाँ पे, वो जट सिख हैं, किसान परिवार से आते हैं, किसानों के बीच में मालवा रीजन में उनका बड़ा, उनकी पकड़ कही जाती है। क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, उनसे बड़े बड़े नेता हैं वो। तो भाजपा कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा का जो चुनाव लड़ने का, और ख़ासतौर पे अमित शाह का, क्योंकि वहाँ अमित शाह ने अपनी कमान संभाली है, खुद अपने हाथ में लिया है कि मैं लड़ूंगा वहाँ पे। और अमित शाह जब कमान संभालते हैं चुनाव लड़ने का, तो जो पन्ना प्रमुखों की बात हम करते हैं ना, भाजपा का जब चुनाव होता है तो पन्ना प्रमुख का सब लोग चर्चा करते हैं। नहीं, पर कई ऐसे चुनाव हैं जब अमित शाह ने कमान संभाला और चुनाव हारे भी। 2023 के पहले बहुत सारा, 2023 के बाद नहीं। अंतर है दोनों में, क्योंकि उसके पहले था क्या कि वो पन्ना प्रमुखों के ऊपर होता था, इसलिए आप कहते हैं कि 2023 के पहले एक बड़ी कहावत थी कि मोदी, राष्ट्रीय स्तर पे मोदी के चेहरे पे तो भाजपा को वोट मिल जाता है, लेकिन जहां छत्रप आते हैं वहां भाजपा खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका चेहरा बड़ा होता है अपने एरिया में। वो जो चीज था, जो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट था, वो ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त किया, मैं थोड़ा सा पन्ना प्रमुख वाले समझा रहा था कि पन्ना प्रमुख का कहा जाता था कि 20 नामों का एक पन्ना का दे दिया, जो बूथ का कार्य करता है, उनकी जिम्मेवारी होती है कि 20 लोगों को बुला के वोट करवाओ। ये बड़ी जिताऊ मिशनरी मानी जाती थी, और कहते थे कि इस ढंग का बहुत इफेक्टिव था। अब उससे 100 गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है। अब वो सिर्फ बूथ का वही नहीं होता है कि इतने वोटर हैं, वो पहले ही वहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में कितने कितने यंग हैं जो वोटर हो सकते हैं, जो नहीं हैं उनकी भी पहचान करो। जो वोटर हैं वो कितने परिवार, मतलब एक आप समझ लीजिए कि एक बूथ में अगर 1000-1200 वोट होते हैं तो 300 के आसपास परिवार होंगे। पूरे परिवार की मैपिंग पहले हो जाती है कि कितने परिवार जो हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं, कितने परिवार सपा के हैं या बीएसपी के हैं, कितने परिवार न्यूट्रल हैं, इसमें से कितने परिवार हमारी तरफ आ सकते हैं। किसी के यहाँ कोई बार नज़र चला गया तो खुश होकर आ जाया करे, फलाने हमारे पास आए। किसी के लिए कुछ और, कुछ घर में समस्या हो, कुछ हो तो आप मदद कर सकते हैं तो वो कर लिए। किसी के घर में 5-7 वोट जो है वो बाहर कहीं रह रहा है, जो आके नहीं देता है। अब आप सारी जब मैपिंग करके आप रखते हो, तो जब चुनाव के दिन होता है तो आपको पता होता है कौन कौन आ रहा है वहाँ पे, कौन कौन वोट दे रहा है, किसको बेंगलोर से मंगवाना है, किसको चेन्नई से आके वोट देना है, किसको पटना से आके वोट देना है। यहां तक की मैपिंग अब हो रही है। और ये पूरी की पूरी जो चुनावी मशीनरी है, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में लोग उस तरफ ज़्यादा चर्चा करते नहीं हैं कि लगभग 2000 लोग पूरे देश से वो वहाँ लगे हुए थे। यही स्थिति बिहार में थी, वही स्थिति। लोकल लीडर पर सिर्फ नहीं छोड़ते हैं कि आपको आप कर लिए, बाहर से लोग जाते हैं, एक एक बोर्ड का देखते हैं, एक एक चीज लेते हैं, लोकल वाले से लेते हैं, और उसके बाद ये जो चीज है ना, ये नेक्स्ट लेवल है। विपक्ष में कहीं मुझे दिख नहीं रहा है कि इस लेवल पे जाके कोई तैयारी करने वाला नेता हो। आखिर के 2 सवाल भाई की, एक तो ये, और यूपी से सवाल खत्म करेंगे। नंबर 1 कि टूटने के लिए तो इस देश में केवल समाजवादी पार्टी ही बाकी, क्या टूटेगी? मुझे लगता नहीं है। समाजवादी पार्टी 37 MP हैं और 25-26 MP को लाना, वो मुझे लगता है कि जरूरत भी उसकी नहीं है। और वजह भी नहीं बनती, वजह भी नहीं, वजह उनके लिए बनती है क्योंकि तोड़ने की जो बात हो रही है वो दरअसल आपने 17 अप्रैल को परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक गिरा दिया,
और इस वक्त वो विधेयक पास होना जरूरी है, क्योंकि एक 816 अगर कंस्टिट्यूंसी में परिसीमन आयोग घूमेगा तो उसको 2.5 साल लग जाएंगे, 3 साल रिपोर्ट देने में। तो 2029 का इलेक्शन में अगर महिला आरक्षण होना है, महिला आरक्षण के लिए परिसीमन जरूरी है, दोनों अगर करना है तो इस वक्त वो पास होना ही होना चाहिए। और अगर वो नहीं साथ देते हैं अखिलेश, तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि परिसीमन पार्टी टूटेगी हाँ या ना? नहीं, पार्टी नहीं टूट रही है। हाँ, अगर वो राहुल गांधी के दबाव में संविधान संशोधन विधेयक जो परिसीमन और महिला आरक्षण को लेके आएगा उसके खिलाफ वोट डालेंगे, तो हो सकता है कि उनके बहुत सारे सांसद उपस्थित न रहें, या हो सकता है कि खिलाफ जाके भी वो ट्रिगर करेगा, कर सकता है, बिल्कुल करेगा ही करेगा, क्योंकि महिला आरक्षण का विरोध कर नहीं सकते हैं, किया भी नहीं था। उनके पिताजी ने तो किया था, पिताजी, लेकिन इस बार तो उन्होंने नहीं किया ना। अब तो बात खत्म हो गई। आपने परिसीमन का उस वक्त भी, मुझे कई सपा के वरिष्ठ सांसदों ने कहा कि हम लोग चाहते थे कि इसको समझ, क्योंकि सबसे अधिक फायदा तो यूपी को है, 40 सीटें भर रही है भाई। पूरा का पूरा साउथ इंडिया विरोध इस बात पे कर रहा है कि यूपी को आप ज्यादा पावर दे रहे हो, और यूपी के ही नेता अगर विरोध करे जो जिसमें यूपी को ज्यादा फायदा हो रहा है, वो कैसे संभव है? लेकिन डीएमके ने उस वक्त कहा था कि हम साथ में हैं, मेरा इलेक्शन है, आपका तो इलेक्शन 1 साल बाद है, मतलब 8 में 10 महीने बाद है, तो आपको इस बार खिलाफ वोट देना है। तो अखिलेश ने खिलाफ वोट दिया, एक स्टैंड लेके दिया, भाई ठीक है मदद करनी है। अब तो उसका इलेक्शन, अब तो डीएमके खुद पक्ष में वोट देने की कह रहा है। अब तो डीएमके के बायस जो हैं वो शब्द उसमें डालने हैं, सिर्फ जो संशोधन विधेयक आएगा उसमें 50% सीटें बढ़नी है, ये करनी है, ऐसे होगा, ये होगा, वो डालना है जो बाहर से उन्होंने कहा था। अमित शाह ने जो बाद में कहा था कि हम डाल के भी लाते हैं, वो पहले से वर्डिंग हो जाएगी, तो डीएमके भी कह रहा है कि हम कर देंगे आपको समर्थन। चलिए आखिरी सवाल, कि सबसे वल्नरेबिलिटी अभी बीजेपी की हाई है यूपी में, जहां योगी जी को चुनाव लड़ाना है अब से ठीक 7-8 महीने बाद, फरवरी के आसपास। संभावना, ताकत, कमजोरी और खतरा, सभी बताइएगा। देखिए, खतरा वही 2024 वाला है कि अगर आपका ओबीसी वोट बैंक अगर इधर उधर छिटका और जो एससी वोट है बीएसपी वाला, वो आपके बजाय ज़्यादा चला गया सपा के पास, वो बटा तो फिर मुश्किल में आप फंसेंगे। टाइट मुकाबला होगा उसमें, किसको क्या आएगा। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं 2000-1000 वोट से हार जीत वाले में आप नहीं कह सकते हैं, वो टिकट का बंटवारा कैसे होता है, क्या होता है, कौन करता है, उस पर जाएगा। एक बहुत बड़ा खतरा जो 2024 ने दिया था, वो खतरा अभी भी है। जो ताकत है वो ताकत है लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट, और फेयर जो है वो सारे एग्जामिनेशन और सारे रिक्रूटमेंट में कोई घपला नहीं है। बहुत गरीब लोगों ने कहा कि सर पहले इतने पैसे लगते थे, ये होता था, नौकरी नहीं मिलती थी, अब सबका फेयर हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें हैं, डेवलपमेंट चीज़ें हुई, सड़कें बनी हैं, ये एक बड़ी ताकत है। हिंदुत्व का जो उभार है राम मंदिर से लेके वहाँ, उसका इम्पैक्ट भी दिखेगा, उसका भी फायदा हो सकता है। जो बड़ा खतरा जो है वो इंटरनल है, कमजोरी जो है वो संगठनात्मक कमजोरी है, क्योंकि जो लीडरशिप के बीच में जो लड़ाई है, जो टसल है, वो कहीं ना कहीं बाहर आ रही है। कितना है क्या नहीं है मैं नहीं जानते हैं, लेकिन बाहर यही है कि अंदर में बहुत घमासान है। अंदर में कितना घमासान है हमें आपको नहीं पता, लेकिन बाहर जो मैसेज आ रहा है कि बहुत घमासान है। अगर आप 8 दिन वो विभागों का बंटवारा नहीं करते हैं नए मंत्रियों में, तो आता है कि यार दिल्ली से वो तय हो रहा है ना, वो नहीं कर पा रहे, जो हो नहीं रहा है, वो तो हो गया था, संगठन जो कोई घोषणा नहीं हो रही है, तो वो भी हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत है वो है अमित शाह का वही चुनाव वाली रणनीति। मुसलमान वोट करेगा योगी जी को? मुश्किल है। देखिए, ऐसा है कि कुछ तो 5% 2% कहीं कहीं कुछ कर देते हैं, वो अलग मुद्दा है। महिलाएं कुछ करते हैं, कुछ और करते हैं, वो अलग है। लेकिन मास वोटिंग जो है ना, वो मुश्किल है कि भाई मुसलमान जो है इनको बोलो। मुसलमान जो है वो जाएगा,
अखिलेश के साथ थी। हाँ, जिस ढंग से वो आ रहे हैं, ओवैसी घुस रहे हैं, वो कैंडिडेट अगर देते हैं, अगर वो थोड़े बहुत भी 500, 1000, 2000 कहीं कोई मजबूत दिया काटने वाली स्थिति, तो जो भी कटेगा वो इन्हीं का तो नुकसान। ओवैसी जी तो बीजेपी के लिए काम करते हैं, लोग कहते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो भी एंटी बीजेपी वोट बांटेगा तो ये हो जाएगा कि वो बीजेपी के लिए काम करता है, जो बीजेपी का वोट काटेगा उसको हो जाएगा कि वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। तो सिंपल सा है ना ये। चलिए, काम करे न करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत ज्ञान दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.